हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 17 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का, जिसमें कि हम लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारे देखेंगे। सिर्फ करंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें पुराना वाला होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इस सीरीज में एलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस पेपर है, इसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस करा दिए थे और इसमें 45 क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो इनको हम लोग पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिए और देखिए आगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, 1 मिनट, इसको मिटा दें। आप लोग भागिएगा नहीं, शुरू में ही भाग जाते हैं तो फिर बीच में जो मिलता है वो आप लोग कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अंत तक बने रहिए, इससे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए, 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह गया था, क्योंकि उस समय थोड़ा सा मेरा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो थोड़ा उतने अच्छे से मैं इसे लिख नहीं पाया था। तो मैं इसको करा देता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे। तो इसमें देखिए, करने का तो इस क्वेश्चन को आप लोग मान रख कर भी कर सकते हैं। जैसे sin 30 डिग्री का मान हाफ, उसके बाद 1 प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2। इस तरह से पूरा रख के कीजिएगा तो फिर यहाँ भी इनका जोड़ निकालिए, ना निकलना। तो इसलिए इससे बेहतर है कि आप इसे दूसरे तरीके से कर दीजिए। जैसे मेरा कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए। 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा का, sin 30 डिग्री का आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ क्या बनेगा एलसीएम? 1 प्लस cos 30 इंटू sin 30, यही ना, ये बनेगा। तो अब भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? साइन, यानी इससे भाग दीजिएगा इसको, एलसीएम को, तो क्या बचेगा? साइन और साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर 30। समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा, और क्या, बस अभी साइन से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस cos 30। तो 1 प्लस, ऊपर में भी 1 प्लस cos 30 और नीचे में भी 1 प्लस cos 30 है, cos 30। तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर इसलिए साइन स्क्वायर आया क्योंकि यहाँ पर इससे भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो बचेगा क्या? sin 30 और sin 30 इंटू sin 30, साइन स्क्वायर 30, इतना हो जाएगा। बस अब इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 30 प्लस 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर यानी cos 30 का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर 30 प्लस 2a भी होता है, यानी 2, a के जगह पे 1 दे या ना दे बात बराबर है, इंटू 1 इंटू cos 30, यही ना। हालांकि 1 नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गुना समझिएगा, ये पॉइंट का मतलब। ओके, नीचे में क्या बच जाएंगे? 1 प्लस cos 30 इंटू sin 30, यही ना, sin 30। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाते हैं? 1, है कि नहीं। ये साइन स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा मिलकर 1, और ये 1 पहले से, ओके। और इधर 2 cos 30, 2 इंटू 1 2 cos 30, यही होगा। नीचे में 1 प्लस cos 30 इंटू sin 30, यही ना, sin 30। मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, इधर पेन दूसरा ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 1 2, यानी क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 cos 30, ये बनेगा
नीचे में सेम टू सेम रहेंगे 1 प्लस साइन कोस 30, सॉरी दोस्त, कोस 30 इंटू साइन 30। ये तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या होगा, तो 1 प्लस कोस 30। देखिए समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, नहीं तो ये 2 स्टेप में इसका आंसर था। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस कोस 30 इंटू साइन 30, साइन 30। तो ये दोनों कट गए, बचे क्या, 2 अपॉन साइन 30 है कि नहीं, साइन 30। तो 2 अपॉन साइन 30 का मान कितना, 1/2। तो ये 2 कहाँ चल जाएंगे, ऊपर, है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 क्या होंगे, 4। ये आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बना सकते, हालांकि आप मान रख कर भी बना सकते हैं, वो भी इजी मेथड ही होगा मेरे में से। नेक्स्ट इसको मिटा दूं। देखिए एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, यानी शुष्क सेल कहने का मतलब बैटरी, जो आप रेडियो या तो घड़ी में यूज करते हैं, उस बैटरी का बात कर रहा है। तो उसमें किस स्थिति में रहता है, संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के रूप में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट इसमें त्रिभुज काउंट करना है कि कितना त्रिभुज है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिर्फ त्रिभुज गिनिए, 1 2 3 4, ऐसे 4 दिख रहे हैं छोटा छोटा, एक पूरा ये वाला, पूरा ये वाला, तो कितने होंगे, 5। तो इसमें कितना टोटल कितने त्रिभुज है, 5 त्रिभुज यहाँ है। ओके नेक्स्ट देखिए, 1 वाट बराबर कितना होगा। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का, यानी शक्ति P बराबर एक सूत्र होता है Q अपॉन T, है कि नहीं। Q मतलब आवेश, और Q का SI मात्रक क्या होता है, नहीं आवेश का SI मात्रक जूल, समय का SI मात्रक सेकेंड, तो शक्ति का SI मात्रक जूल प्रति सेकेंड। ये वाट किसका, शक्ति का SI मात्रक है कि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट था तो यहाँ 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड। ओके नेक्स्ट तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे दिया गया है। तो यहाँ ये बात को मन ध्यान देना है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। एक होता है परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर, और एक यहाँ पर दिया है परमाणु द्रव्यमान। इसमें एक ऑप्शन रहता, अगर परमाणु संख्या वाला रहता तो मॉजुले रहता। कहने का एक ऑप्शन क्या होता है, डेमेट्री मॉजुले, मॉसले या मॉजुले लिखता है, मॉसले ये लिखता है। तो जो कि परमाणु संख्या पर आधारित होता है, किस पर, यानी मॉसले का जो यानी पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान पर पूछा है तो ये हो जाएगा डेमेट्री मेंडली। तो यहाँ पर एक बात कॉमन याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, क्रमशः 20 केजी और 50 केजी वजन वाली 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच की दूरी 2 मीटर हो। तो यहाँ पर देखिए F बराबर क्या होता है, G इंटू M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, जो रिलेशन वाला होता है बल निकालने के लिए। तो ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको M1 मान सकते हैं, इसको M2, ओके, और ये G कांस्टेंट है और ये आपका D दिया हुआ है, ओके।
तो बस रख दीजिए। जी बड़ी जी का मान कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो वो एसआई यूनिट आप लोग याद रखिएगा कि बड़ी जी का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर यूनिट को हम नहीं लिख रहे हैं। और यहाँ पर कितना दिया है m1 20, m2 कितना दिया है 50 अपॉन डी स्क्वायर मतलब कि डी 2, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 इंटू 2, यही ना, ठीक है। तो ये 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू इसको गुना कीजिएगा तो कितना 1000 का मतलब 10⁻3 इन, तो अपॉन 4, यही तो ठीक है इतना। और ज़्यादा इसको सोल्व कीजिए तो इसको 4 से अगर भाग दे दें 6.673 को, तो इसका कितना आ जाएगा 1.6 चौके 24, 6 बच गया 2, 4 छके 24, फिर 6 बच गया कितना 3 0 यानी 8 इतना, और आगे भी जा सकता है। इंटू इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, गुना में पावर घटता है तो 10⁻⁻8। क्या इस ऑप्शन में है? नहीं है, ये न्यूटन में हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है केजी मीटर प्रति के, निकाल के देख लेंगे क्या होता है। यूनिट थोड़ा बोलने में हो जाता है, हालांकि याद रहता है। तो इतना न्यूटन निकलेगा, तो ठीक। तो लेकिन ऐसा ऑप्शन में हम लोग के पास है नहीं, तो क्या करें, तो यहाँ पर पॉइंट को आगे खिसका दीजिए 1 पॉइंट 2 अंक तक खिसका दिए 8 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, इतना भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 166 पॉइंट इतना है, 166 पॉइंट यहाँ पर है ये, क्योंकि ये गलत भाग दिया हुआ है, आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, नेक्स्ट श्री राजेश का जन्म वर्ष क्या है, यानी जन्म तिथि उसका क्या है। वर्तमान में श्री राजेश अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, तो इससे तो सिर्फ पता नहीं चल सकता है कि उसका जन्म तिथि कितना है। अगर दूसरा कथन देखें, स्टेटमेंट देखें, तो क्या इससे पता चल सकता है। श्री राजेश की बहन जिसका जन्म 1974 में हुआ था और वो अपने पिता से 35 वर्ष छोटी थी। हाँ, इस स्टेटमेंट से, इस कथन से हम पता कर सकते हैं कि उसका पिता का जन्म कब हुआ था, क्योंकि जब ये उसकी सिस्टर जो है 1974 में जन्म हुआ था, तो उससे 35 वर्ष जो है पहले पिता का जन्म हुआ होगा, और उससे 25 वर्ष छोटा है, है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बता सकते हैं कि उसकी जन्म तिथि यानी जन्म वर्ष क्या है। तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इस रीजनिंग को बनाइए आप पहले रोक कर, 1-2 मिनट तक दिमाग को थोड़ा खपाइए। उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। चलिए अब कीजिए। देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लागू है। हालांकि आप लोग लगाया होगा कि 4 दूनी 8 1 9 9 दूनी 18 2 20 20 दूनी 40 4 44, फिर आगे अगर किए होंगे 44 दूनी 88 5 93, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ये ढूंढते होंगे जो कि ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसमें कुछ और ही कॉन्सेप्ट लगाया है। देखिए कैसे, मैं इधर लिख लूँ 4 9 20 44, ये यहाँ पर इसका गैप कितना 5, इसका गैप कितना 11, इसका गैप कितना 24,
ठीक। तो लेकिन यहाँ पर गैप जो है ये 5 का डबल करके 1 जोड़ा है, फिर 11 का डबल करके 3 जोड़ा है, तो इसका डबल करके 4 जोड़ा होगा। इसका डबल यानी देखिए फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा। 5 का डबल किए प्लस 1, 11 आया। 11 का डबल किए प्लस 11 तो नहीं 22, 2 यानी 2 ऐड हुआ तब जाकर 24 बना। फिर 24 का डबल करेंगे, 24 का डबल तो 48, और इसमें 3 ऐड अप करेंगे क्योंकि 1 2 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 51। कितना होगा इधर 51 ऐड होगा, 51। तो 51 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 9 95। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दोस्त हमने नहीं बनाया है, ये पूछा हुआ प्रश्न है और हम सेट से ही करा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग से बाहर है, आप लोग से अगर बने तो बनाइएगा। हमने कोशिश किया था बट नहीं बना, क्योंकि देखिए कोई भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। आज मैंने किसी को रिप्लाई भी दिया था, उसने कहा था मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कहते हैं कोई 100% नहीं है, प्रॉब्लम तो आएगी, चाहे आप कितना परफेक्ट क्यों ना हो, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आएगी। निम्नलिखित में से कौन सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न में से नहीं था? देखिए इसमें टोडरमल था, अबुल फजल भी था, फकीर अजीजुद्दीन भी था, उस्मान अली खान नहीं था। नवरत्न में से जिसमें कि आपका टोडरमल हो गया और बीरबल हो गया, बीरबल, आपका फैजी हो गया, फैजी, मुल्ला द प्याजा और बीरबल, मुल्ला द प्याजा, और नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ एक हो गया राम रहीम खान ए खाना, राम ए खाना, और आपका तानसेन, और नाम याद रहे, मान सिंह। कितने हुए टोटल 3 4 5 6 7 8 9। हाँ यही नवरत्नों में से यही 9 वो शामिल था। ओके तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमने इसे कम से कम 5 मिनट तक पढ़ा था तब जाकर ये याद हुआ, क्योंकि एक बार में याद नहीं हो सकता है, इतनी सारी नाम है। तो आप लोग थोड़ा सा रटने का भी कोशिश कीजिए, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कहता एक पाइप एक गड्ढे को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक। एक रिसाव के कारण इस गड्ढे को भरने में 2.2/3 घंटे का समय लगता है, तो इस रिसाव द्वारा गड्ढे का सारा पानी कितने समय में निकाला जा सकता है? तो चलिए इसमें एलसीएम मेथड का उपयोग करते हैं। एक गड्ढे को एक पाइप यानी एक पाइप मान लेते हैं, ये जो पाइप ए है जो 2 घंटा भरने में टाइम लगा रहा है, रिसाव के कारण इससे इतना लग रहा है, तो इसको पहले सीधा कर लें, तो 6 2 8/3। ओके तो यानी यहाँ पर पाइप ए काम कर रहा है और पाइप जिसमें छेद है यानी आप रिसाव कह सकते हैं ए प्लस आर मिलकर 8/3 घंटे में बढ़ता है। तो इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे वह टोटल क्षमता होगी किसकी, टैंकी की, या टोटल वर्क भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 8, क्योंकि देखिए जब भिन्न का आप एलसीएम निकालते हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 और 8/3। तो एलसीएम जब भिन्न का निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं आप लोग,
ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 8 और नीचे वाला का एचसीएफ कितना होगा ये, तो इसलिए हमने एलसीएम यहाँ पर 8 लिया, ना कि 8/3। तो आप लोग समझ पाए होंगे इसको। चलिए करते हैं। देखिए कितना हुआ, तो अब इसको भाग दीजिएगा, 8 को 2 से भाग दीजिएगा तो 4, 8 को 8/3 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। भाग दे के देखिएगा, अब इतना सा नहीं करिएगा तो क्या कीजिएगा, ठीक, ओके। तो इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि ए का ओरिजिनल क्षमता जो है 4 है, एफिशिएंसी 4 है, और ए और आर यानी ये रिसाव, पाइप ए और रिसाव दोनों मिलकर 3 घंटा लगा रहा है। 3 यानी 3 क्षमता है दोनों, यानी कम क्यों क्षमता है, यहाँ पर क्षमता कम क्यों आया, क्योंकि ये निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। अगर इसकी क्षमता 4 है ये की, तो इसकी क्षमता -1 होगी, तभी तो ये 3 होगा, है कि नहीं। तो ये निकाल रहा था, तो इसकी क्षमता आर की 1 है, कितनी है, 1। तो अब 8 काम को 1 की क्षमता से करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा। कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा। अगर नहीं समझे तो देखिए, टोटल वर्क बराबर एक फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी यानी क्षमता। अगर हम यहाँ पर टाइम निकालना चाहें तो टोटल वर्क अपॉन क्षमता, है कि नहीं, ये टाइम बराबर टाइम, है कि नहीं। तो यही फॉर्मूला को हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, तो ये आपका टाइम निकल कर आ गया, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। तो 8 घंटा, हमको नहीं लगता है कि इससे आसान और कोई तरीका हो सकता है, अगर है तो बताइएगा। नेक्स्ट, ये करंट अफेयर है, इसका आंसर ये है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम करंट अफेयर्स नहीं करा रहे हैं, ओके। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु उसी गति में गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई वस्तु स्थिर रहना चाहता है तो वो स्थिर में रहे, अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगा। ये जड़त्व का नियम है और आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। अगर 9th में फिजिक्स पढ़े हैं तो ये वाला बताया होगा, यानी एक्सलरेशन होता है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर कोई स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा। ये गुण जड़त्व कहलाता है, ओके। मैंने 9th और 10th का मैथ का भी वीडियो बनाया है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं उसे पब्लिश कर सकता हूँ, बोलिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। हालांकि अभी तक मैंने उसे पब्लिश नहीं किया है, पब्लिश कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन वाष्प के साथ करता है और हाइड्रोजन के साथ करता है, हाइड्रोजन के साथ करता है, ये याद रखिएगा। वाष्प के साथ करेगा और हाइड्रोजन के साथ करेगा, ओके। लेकिन क्या कहते हैं, ठंडे या गर्म जल के साथ नहीं करता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो बिजली का तार ले जाया जाता है वह एल्युमिनियम का ले जाया जाता है, क्योंकि उसमें रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन तभी ना होगा जब वाष्प उस पर रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन, तो ये आसानी से तो मिलेगा नहीं और वाष्प भी आसानी से मिलेगा नहीं, इसलिए जल्दी खराब नहीं होता है। नेक्स्ट, और मेरे उम्मीद से ये सर्वोत्तम दूसरा चालक है, यानी धारा का सर्वोत्तम में से दूसरा चालक है एल्युमिनियम। इसमें एल्युमिनियम में धारा का लॉस, करंट का लॉस कम होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट देखिए, कहता है श्रृंखला में खाली स्थान को ठीक से बैठेगा कौन सा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर यहाँ तक था तो ये यहाँ तक आया, सेकेंड में, थर्ड में यहाँ तक आया, फोर्थ में यहाँ तक आनी चाहिए थी, तो यहाँ तक कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कितने में, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ तक है कि नहीं। तो ये आपका राइट है। बाकी बात देखिए, फिर यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, सीधा हो जाएगा। देखिए सीधा हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट, तो ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, आप लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए है तो इजी, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। कैसे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं हिल जाऊं। देखिए इसमें जल प्रतिबिंब बोल रहा है, या तो नीचे में दर्पण लगाया हुआ है, नीचे में दर्पण लगाया है, तो प्रतिबिंब कौन सा। यहाँ पर देखिए खाली है, तो जस्ट खाली वाला यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर जस्ट खाली वाला फिगर चाहिए, खाली वाला फिगर। तो खाली वाला ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो ये दोनों में से तो नहीं हो सकता है। फिर रहा इधर खाली, इधर वाला, दोनों सेम टू सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है। देखिए इसमें जो लाइनिंग है वो सीधा सीधा है, तो यहाँ पे जो फिगर बना होगा वह सीधा सीधा वाला लाइनिंग होगा। इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है, और इसमें भी सीधा है। ओके, लेकिन ये वाला फिगर, इसमें जो लाइनिंग है ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पर जो इसका विपरीत बनेगा वो लाइनिंग ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वैसा नहीं है। इस वाले ऑप्शन में वैसा नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तभी ये प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। कहता है कि वर्ष 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो चलिए इसका देखिए, जब एक यहाँ पर हम रूल बताते हैं, अगर लीप ईयर हो तो उसमें आप 28 ऐड कीजिएगा। कि मान लीजिए जैसे ये 20 क्या है, लीप ईयर है, तो इसमें आप कितना ऐड कीजिएगा, 28, जो कि सेम टू सेम कैलेंडर मिले। यानी 1 जनवरी को सोमवार है तो 2028 में भी 1 जनवरी, यानी 2048 में भी सेम टू सेम 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। इसका कहने का मतलब यही है। अगर लीप ईयर +1 हो, यानी लीप ईयर से 1 साल बाद हो, जैसे यहाँ पर 2021 रहता, तो फिर कितना ऐड करते हैं, तो आप 6 ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं, 6। अगर लीप ईयर हो और उसमें 2 साल हो जाए, जैसे कि 2020 है तो 22 रहे, तो आप कितना ऐड करते हैं, 11। लीप ईयर हो अगर आप 3 साल एक्स्ट्रा हो, जैसे 22 की जगह पे 23 होता, तो आप फिर 11 ऐड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, इससे सारे क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये 2048 हो जाएगा। मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, आप लोग कर लीजिएगा या तो कहीं नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्त। और हाँ, अगर आप लोग अभी तक वीडियो पर रुके हुए हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके हमारे अनुसार लग रहा है कि हो सकता है आपको अच्छा लग रहा है, तो इसलिए रुके हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा प्यारा सा लास्ट में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्योंकि मैं वीडियो लगभग 1 मंथ से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। ये मैं अपने एनालिसिस में देखता हूँ। तो इसलिए दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पहले वीडियो बनाता हूँ अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और
तो यहाँ पर देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। किसी काम को 16 पुरुष द्वारा 8 दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके किया जा सकता है। अन्य काम को पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी? तो जो पहले के काम से 3 गुना है, जिसे 24 दिनों में 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके पूरा करना है। चलिए यहाँ पर लगता है ये वाला आप लोग फार्मूला यूज कीजिएगा, M1 D1 H1 अपॉन W1, ओके, M2 D2 H2 अपॉन W2। ये आप लगा सकते हैं, MDS फार्मूला यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं। कैसे देखिए यहाँ पर M1 पहले पुरुष कितना था 16, तो लिखेंगे 16 इंटू दिन डे 1 कितना है 8, पहले 8 दिन लगता, पहले घंटा समय कितना लगता था 12 घंटा। काम W1 यानी W1 को 1 मान लेते हैं कि 1 काम हो रहा था उस समय। अब बाद में कितने मेन लगेगा, यानी पूछ रहा है कि अन्य काम को पूरा करने में कितने पुरुष की जरूरत होगी, तो कितना लगेगा D2। यहाँ पर D2 दिया हुआ है कि 24 दिन लगना, कितना लगना है 24 दिन। घंटा कितना प्रतिदिन, कितना घंटा काम करना है 8 घंटा। पहले के काम के 3 गुना, जो पहले के काम के 3 गुना, अगर पहले 1 काम कर रहा था अब 3 काम हो रहा है। बस इसको कटाइए पिटाइए, आपका आंसर है। जैसे कि ये 8 से ये 8 खत्म, ये 3 से ये 8 बार में खत्म, ये 8 से ये 2 टाइम में खत्म, तो 12 दूनी 24 M2, यानी बाद में जो पुरुष लगेंगे वह 24 पुरुष लगेंगे। ओके, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट, जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं ना, थोड़ा मन को क्या कहते हैं अच्छा लगता है और मन करता है कि नहीं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, है कि नहीं। अगर तो सोचिए कि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं अच्छा कंटेंट ला सकता हूं। अगर आप कहिएगा तो टॉपिक वाइज भी लाऊंगा। फिलहाल अभी मैं ALPN टेक्नीशियन पर फोकस किया हूँ कि इसका पूरा सॉल्यूशन, यानी पूरा 30 पेपर का सॉल्यूशन दे दूँ, 30 पेपर का सॉल्यूशन दे दूँ, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी इससे मिल सकता है। क्योंकि आप एग्जाम से पहले अगर कम से कम 20 पेपर का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, क्योंकि दोस्त हमने भी NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाला हुआ है। NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम दोनों, NTPC का CBT 1 और CBT 2 भी निकाला हुआ है, CBT 2 भी निकाला हुआ। अगर किसी को यकीन ना हो तो मैं बोलिएगा, आप लोगों को मैं अपना रोल नंबर दे दूंगा ग्रुप डी और NTPC दोनों का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रियलाइज किया हूँ कि प्रैक्टिस सेट करना बहुत जरूरी होता है एग्जाम से पहले, कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट। ओके, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। pH मान 7 से 14 तक वृद्धि हुई। pH स्केल आप लोग देखे होंगे, जैसे ये 7 होता है, इसके बाद इधर 14 तक गया, इधर 0 से 7 तक, 0 से 7 तक ये अम्लीय है, क्या है अम्लीय है, और 7 से 14 तक ये क्या है क्षारीय है, क्या है क्षारीय। जब H+ आयन जाएगा तो अम्लीय होगा, ना कि क्षारीय। जब OH आयन सांद्रता की वृद्धि होगा तो क्षारीयता बढ़ेगी, यानी 7 से 14 तक जा रही है, इसका मतलब क्षारीय OH आयन की वृद्धि हो रही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको मिटा दूं। देखिए क्या कहता है, एक कंपनी तब तक लाभ नहीं कमा सकती जब तक कि प्रबंधन और कर्मचारी दोनों एक साथ काम ना करें। ठीक है, बात तो सही है। तो स्टेटमेंट ये कहा, तो कंक्लूजन क्या कर रहा है, निष्कर्ष क्या कर रहा है यहाँ पर, श्रमिकों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए,
यानी प्रबंधन के साथ श्रमिकों को सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। यहाँ पर तो कह रहा है प्रबंधन और कर्मचारी जब तक दोनों एक साथ काम ना करें तब तक कंपनी लाभ नहीं कमा सकती। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है सही है। प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए, बिल्कुल ये भी बात सेम टू सेम है। तो इसमें से जो होगा आंसर 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओके राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। हमारा थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि हमारी माइक जो है उतनी अच्छी क्वालिटी की है नहीं, तो इसलिए वॉइस में प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। हालांकि देखिए अगर मैं वॉइस फिर से डालना चाहूँ तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा बड़ा ज़्यादा टाइम हमको लग जाएगा, इसलिए मैं जो वॉइस पहली बार रिकॉर्ड होता है उसी वॉइस में मैं अपलोड करता हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग करके, तो इसलिए उससे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए देखिए फिलहाल निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इधर से हल करते चल जाइए। बोर्ड मास में से पहले किसका काम होता है, इस ब्रैकेट में देखिए किसका काम होगा, पहले भाग का, यानी 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 गुना 2 कितना होगा 4, है कि नहीं 4। इस 4 को इस 15 में घटाइएगा, माइनस है ना आगे में, तो इस 4 को 15 में घटाइएगा तो कितना बचेगा 11 माइनस 14 ये बचा। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 3, यानी इसका मतलब ये 18 में अब 3 घटेगा, 3 घटाइएगा कितना बचेगा 15, इसका मतलब यहाँ पर 36 माइनस 15। इस क्वेश्चन को बिना कलम उठाए भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितना बचा 1, जैसे 1 आया तो एक बार ऑप्शन पे नजर जाना चाहिए कि कहीं लास्ट में एक ही वो तो नहीं है 1 वाला, तो एक ही ऑप्शन है ये राइट। हालांकि घटाइए देखिए 21 आएगा, है कि नहीं। तो अगर जल्दी करना हो थोड़ा सा ऑप्शन पर भी ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे में से 50% क्वेश्चन जो है आधा हल करने पर आ जाता है आंसर। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को तो मैच करना है, इसे 3 समूह में बनाना है, ठीक है। तो देखिए 3 भुजा वाला 1 2 3, यानी एक 3 भुजा वाला है, और कहाँ है 3 भुजा वाला, ये 6 है, और 3 भुजा वाला कहाँ है, ये 9 है। तो एक ग्रुप तो 1 6 9 का बना, राइट। और एक ग्रुप को ढूंढ लेते हैं, अगर एक ग्रुप और मिल गया तो मेरा काम तमाम है, तीसरा ग्रुप नहीं भी ढूंढेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 भुजा वाला ये 4 है, और कहाँ है 4 भुजा वाला, एक 7 है, और कहाँ है ये 3 है। बस ये मिल गया, काम खत्म। देखिए 1 6 9 1 6 9 4 7 3 या 3 4 इस तरह से मिलता हो जुलता कहीं है क्या, नहीं है। ये 2 ऑप्शन में तो नहीं है, इस तरह से ये 2 ऑप्शन में नहीं है। और देखिए आगे 1 6 9 यहाँ पर है, क्योंकि इसमें 1 6 9 नहीं है, तो ये तो गलत। 1 6 9 3 4 7 3 4 7, तो ये ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नहीं भी मिलाइएगा तो काम हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आधा सोल्व करने पर भी आंसर आता है दोस्त, तो आंसर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखिए क्या करता है, क्या करती का सही दर्पण छवि, दर्पण छवि कौन सा बनेगा, दर्पण में मतलब कि जस्ट इसका उल्टा इधर फिगर बनना, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूछड़ी जस्ट इससे आगे होनी चाहिए, इसमें कुछ अलग टाइप से ये मुंडी इधर होनी चाहिए था, इसका जो मुंडी है कुछ ऐसे बना होना चाहिए था, ऐसे, जबकि ये इधर है घुमा हुआ, इधर घुमा हुआ है। ये भी नहीं है, हो सकता है क्योंकि इधर ही घुमा हुआ है। ये दोनों हो सकती है, ये दोनों हो सकती है, लेकिन बट यहाँ पर ये दूर में है, तो इधर फिगर में भी ये वृत्त को आप देख सकते हैं, ये चक्का को, ये चक्का इसके पास में नहीं ना है, दूर में है, तो इधर भी दूर में बनेगा, पास में नहीं बनेगा, तो ये गलत है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, ये ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट देखिए फिगर वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना होता है, नहीं तो फिर
गलती होने की संभावना रहती है। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखिए ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये बीच वाला भाग खाली दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर ये बीच वाला भाग देखिए यहाँ पर कुछ अलग टाइप से है, यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था इसको ऐसे, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसमें देखिए हाँ ये वाला फिगर इसमें देखिए पूरा ओवरलैप कर दिया, ये भी नहीं हो सकता है। इसमें एक ही लाइन है, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ इसमें ऑप्शन बी राइट है। मैच कर लीजिएगा देखिए इससे, ये ऑप्शन बी राइट है। ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए आप वीडियो रोककर जरूर इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए इसमें भी हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। दो पाइप ए और बी क्रमशः 18 घंटा और 27 घंटे में टंकी को खाली करता है। तो चलिए हम शुरू से ही लिखते जाते हैं। ए और बी है दो पाइप, ए लगा रहा है 18 घंटा, बी लगा रहा है 27 घंटा, ठीक है। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी पूरी टंकी को 45 घंटे में खाली करता है, यानी सी खाली करने वाला है जो कि 45 घंटे में खाली करता है। ओके शुरुआत में जब टंकी खाली थी तब पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया था। कुछ घंटों बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया गया। कुल मिलाकर इस टंकी को भरने में 55 मिनट लगे। तो पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू किया गया? चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो फिर दिमाग के ऊपर से ही निकल जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम अगर फास्ट नहीं निकाल सकते हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कितना है? 18, 27 और यहाँ पर 45। तो ये तीनों संख्या किससे कटेगी? उसी से कटा दीजिए, 9 से कटेगी कि नहीं? 9 दूनी 9 तिया 9 पचे। अब किसी से कटेगा कि नहीं? बस अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। 9 दूनी 18 तिया 36, 36 पंचे 180। नहीं हम नहीं गलत कर रहा है। 9 दूनी 18 तिया 54, 54 पंचे 270, 270 आ गया। तो अब इसको भाग दीजिए, 18 से 270 को भाग दीजिए तो कितना आएगा? तो यहाँ पर 18 15 बचेगा। हमने यहाँ से इसलिए कर पा रहा है, देखिए 9 दूनी 18 तो बचा कितना? 3 पचे 15, फिर 27 9 तिया 27 तो बचा कितना? 5 दूनी 10, फिर 45 45 से भाग दीजिएगा, 9 पचे 45 बचा कितना? 3 दूनी 6। ओके ये क्षमता निकलकर इसकी क्षमता माइनस में आएगी, इसकी क्षमता किस में आएगी? सी की, क्योंकि ये निकालने वाला है, खाली करने वाला। इसको इधर मिटा देते हैं। अब मेरा कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने का कोशिश कीजिए। जो हम यहाँ पर यूज करने वाले, थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं कुछ। ओके देखिए हमें 270 काम करवाना है, 270 यूनिट काम करवाना है। और पहले जो चालू किया है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ए और सी को चालू किया है। ए कितना है? 15, सी कितना है? -6। तो ए सी दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितने करेंगे? 1 घंटे में कितना करेंगे? तो 15 में 6 गया, 9 काम करेंगे। हमको 270 करवाना है, 9 काम करेंगे, लेकिन कुछ घंटे के लिए। तो मान लेते हैं x घंटे के लिए करवाते होंगे, x घंटे के लिए करवा रहे होंगे, प्लस अब C ने छोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा A को बंद कर दिया गया और B को तुरंत चालू किया। तो B की क्षमता कितनी है? 10 और C अभी भी चालू है। तो 10 और 6, 10 में 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 की क्षमता से अब काम करेगा। और कितने मिनट तक? टोटल 55 मिनट लग रहे थे, लेकिन 1 मिनट तक इसने किया तो इधर कितना बचेगा? 55 माइनस x। नहीं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कुल मिलाकर 55 मिनट लग रहे हैं। 1 मिनट तो यहाँ पर A और C ने किया, A और C ने किया। तो 55 में से 1 मिनट तो खत्म। तो 4 की जो क्षमता से कर रहे हैं, 4 की क्षमता से B और C, जब क्योंकि B चालू हुआ है, C को बंद नहीं किया गया था। यहाँ पर देखिए A और C को चालू कर दिया गया, फिर A को बंद कर दिया गया, लेकिन
उसी के साथ बी को तुरंत चालू कर दिया गया, यानी अब बी और सी कर रहा है, बी और सी। तो यहाँ पर बी की क्षमता 10 है और सी की क्षमता -6 है, तो मिलाकर कितना हुआ 4। कितने निकली 4। तो ये बस इसको सोल्व कीजिए, आपका आंसर है 270। यहाँ पे 9x प्लस 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 तो 22 माइनस 4x। ओके, तो 270 इधर 9x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, और 220 इधर प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर कर देते हैं। ओके, तो 270 माइनस 220 इधर 5x, घटाइएगा कितना 50, यानी 5x बराबर, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा कि 10x लिख रहे हैं 10 घंटा, तो x बराबर निकल गया 10, x बराबर 10। तो यहाँ पर पूछा किसका, b को कितने घंटे के लिए चालू किया गया, b को कितने घंटे के लिए चालू किया गया। तो b यहीं पर ना काम कर रहा है, b यहीं पर काम कर रहा है कितने घंटे के लिए 55 माइनस x घंटे के लिए, 55 माइनस x घंटे के लिए। तो x का मान कितना 10, तो 55 में आप 10 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 45, है ना। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा था और इसको इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए, और आप देख भी पा रहे होंगे कि इस प्रश्न को मात्र कितने प्रतिशत लोग कर पाए हैं, मात्र 25% लोग किए हैं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। दोस्तों प्रश्न बढ़िया था। एक माँ अस्पताल में रो रही है क्योंकि उसका इकलौता पुत्र अपनी बाइक चलाते हुए सड़क दुर्घटना में मर गया है। ठीक है, तो इस तर्क यहाँ पर यह है, तो इसका धारणा निकल कर आता है कि माँ समझती है कि उसके पुत्र की गलती है। नहीं, माँ रो रही है क्योंकि उसकी बेटा मर चुका है, लेकिन ये क्यों समझेगा कि उसके पुत्र की गलती। हो सकता है कि सामने वाला का भी गलती हो, एक्सीडेंट किसी और तरीके से भी हो सकते हैं, है कि नहीं। बाइक चला रहा हो और हो सकता है किसी और तरीके से एक्सीडेंट हो गया, तो ये नहीं सोच सकती है। रोती हुई माँ ये कैसे सोचेगी कि उसकी पुत्र की गलती है। माँ समझती है कि भगवान उसके साथ नहीं, ये भी नहीं सोचती होगी। जब किसी का बच्चा मर जाए तो उस समय वही ये सब सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। तो इसमें ना तो एक है सही ना ही दो। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रोक कर बनाइए फिर हम बताते हैं। इसमें देखिए करना क्या है, 101 और 15 को ऐड कीजिए, कितना है 116 माइनस इसको और इसको ऐड कीजिए, कितना होगा 8 और 7 78, घटाइए कितना आएगा 16 में 8 गया 8 और 10 में 7 गया 3 38। क्या यहाँ पर 38 है? तो सेम प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 8 और 4 12, 18 4 22 से 23, इतना 232 माइनस इसको जोड़िए 50 30 80 10 90, लास्ट में 2 आएगा। क्या लास्ट में 2 ऑप्शन में किसी ऑप्शन में लास्ट में 2 है, एक ही ऑप्शन में आप बिना बेझिझक मार सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ही लास्ट यूनिट देखकर, यूनिट डिजिट देखकर आप मार सकते हैं। हालांकि आप पूरा भी सोल्व कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। आप करके देखिए, यहाँ पर देखिए 0 और 13 में 9 गया कितना 4, इधर 142 आया कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा कि पूरा सोल्व करना भी जरूरी नहीं होता है दोस्त, बात को समझिए। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा बहुत मच्छर भी लगने लगता है, पता नहीं मच्छरदानी में मच्छर कैसे घुस जाता है। आज हमने मच्छरदानी लगाकर वीडियो शूट कर रहा हूँ,
फिर भी मच्छर कैसे घुस जाते हैं समझ में ही नहीं आता। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोस्टेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? एक विशेष रंग के साथ चमकता है। फ्लोरोस्टेंट ट्यूब कहने का मतलब आप ट्यूब लाइट देखे होंगे, या तो बल्ब जो फ्यूज वाला बल्ब, जैसे इस टाइप वाला बल्ब जो आता था पहले, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, इतनी अच्छी तो बना नहीं पाऊंगा। ये वाला जो बल्ब होता था, इस टाइप का जो बल्ब होता था, इसमें एक एलिमेंट जुड़ा होता था। तो ये जो चमकता है वो किस वजह से? प्लाज्मा के वजह से। किसकी वजह से? प्लाज्मा। प्लाज्मा की उपस्थिति कब होती है? जब हीट बहुत ज्यादा हो, तापमान उसका बहुत ज्यादा हो, है कि नहीं? जैसे सूर्य में जो ऊर्जा रहती है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, उसमें वह जो किस स्थिति में रहता है? प्लाज्मा स्थिति में। बात समझ रहे? तो प्लाज्मा होगा इसका राइट आंसर। विशेष रंग चमकने का क्या कारण है? प्लाज्मा। नेक्स्ट, हमें एक लड़का का कमेंट पढ़कर बहुत दिल को संतुष्टि मिला। उसने कमेंट में किया था, पहले हमसे पूछा कोई क्वेश्चन तो हमने उसे जवाब दिया था, तो उसने एक कमेंट किया, कोई सपोर्ट करे या ना करे आपको, मैं जरूर आपको सपोर्ट करूंगा। ये बात सुनकर दिल तृप्त हो गया, मन तृप्त हो गया। मन को लगा कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो यानी जिस तरह की हम वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बना रहे हैं, एक सही दिशा में हम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छा कमेंट पढ़ के थोड़ा अच्छा फीलिंग होता है दोस्त। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, थोड़ा बढ़िया कमेंट किया कीजिए। अगर गलती है तो आप बताइए कि हाँ आपने यहाँ गलती की, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा, है कि नहीं? अपना दोस्त समझ कर ही बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि गलती ना करूँ और उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। तो आगे देखिए दोस्त, खैर रहने दीजिए वो सब बात। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती है? जैसे आधुनिक आवर्त सारणी देखे होंगे आप लोग, देखे क्या, पढ़े भी होंगे। कुछ इस प्रकार से बना होता है, जिसमें से रो और कॉलम होता है, जिसे इधर 1 से लेकर 18 तक रहता है, इधर 1 से लेकर 7 तक रहता है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 वर्ग या समूह है, 18 वर्ग या समूह है। इस बात को याद रखिएगा, वर्ग या समूह या इंग्लिश में ग्रुप कह सकते हैं। तो कहता है कि किस ओर धातु रखी गई है? ये इधर बायां होता है और इधर दायां होता है। इधर आप देखिएगा कि समूह जो 18वां है ये बिल्कुल ही गैस है, इसमें सारे के सारे क्या कहते हैं, निष्क्रिय गैस है। जैसे इसमें भी गैस है लेकिन इसमें बहुत कम है, जैसे सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया, इसकी कोई फिक्स स्थान नहीं है, वह किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, इसके बाद यहाँ से देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तरह से इधर जितनी भी तत्व होंगे वो सारे के सारे धातु होते हैं। किस साइड है? बायां साइड। किस साइड? बाईं ओर। ओके, और इधर अधिकतर गैस मिलेंगे, अधिकतर क्या, प्राय गैस ही मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी करंट अफेयर दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा राजीव सूरी। सू लिखा हुआ है, यहाँ पर राजीव सूरी होगा, इसको पढ़ लीजिएगा। पुराना ये करंट अफेयर है, इसलिए मैं करंट अफेयर को नहीं करा रहा हूँ। धातु ऑक्साइड जो दोनों अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हो वो उसे उभयधर्मी धातु कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, वह उभयधर्मी ऑक्साइड है।
तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पौधे निम्नलिखित में से क्या बीज में परिवर्तित होता है? यानी पौधे में जो बीज बनता है वह किससे बनता है? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका या बीजांड? देखिए ये बीजांड से बनता है, यानी अंडाशय में जो अंडाणु होता है उसके वजह से बीज बनता है। आप समझ रहे हैं? तो बीजांड के वजह से, यानी ओव्यूल में जो होता है बीजांड। देखिए दोस्त, उतना इंग्लिश याद रहता नहीं, इसलिए मैं उतना इंग्लिश में कराता नहीं। निम्नलिखित में से, हालांकि इसमें दोनों लैंग्वेज हैं, इंग्लिश में भी है, हिंदी में ही, लेकिन दोनों लैंग्वेज में कराना उतना संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैं एक लैंग्वेज में कराता हूँ। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें, इंडियन है दोस्त आप लोग, तो थोड़ी इंडियन भाषा को सपोर्ट करें। एक लाइन मैं बोलता हूँ और उस लाइन को बताइएगा कि ये कौन सी क्लास के हिंदी के बुक में दिया गया था। उसमें एक लाइन था, एक दोहा था, अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते शरारत के बीज बो गए। ये किस क्लास में? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, 10th या 12th, 10th या 12th के हिंदी किताब में था ये, लेकिन बताइएगा ये किस क्लास के किताब में था। अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा। ओके, अगर नहीं है पता तो बता देंगे, कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई कर दूंगा। मैं प्राय रिप्लाई देता हूँ शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, क्योंकि मैं 6 बजे प्राय अपने यानी घर के बगल में फील्ड है, उस फील्ड पर जाता हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहीं बैठते हैं, फिर वहीं पर अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलकर देखते हैं कि किसने क्या कमेंट किए हैं और सारा कुछ देखते हैं, उस वहीं से रिप्लाई भी करते हैं। तो मैं प्राय 6 बजे रिप्लाई करता हूँ, अधिकतर कमेंट का देखे होंगे, नहीं तो जो कमेंट किए हैं जिसको मैंने रिप्लाई दिया है तो उसका टाइमिंग देखिएगा वही रहता होगा। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा को एक परिपथ में प्रवाहित होने में सक्षम बनाता है कौन? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण ही विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ये है करंट अफेयर। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इजी है। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए? जोड़ने की आवश्यकता है, यानी 3/2 प्राप्त करनी है, 2/3 में कितनी जोड़नी होगी? मान लीजिए x जोड़नी है तो इसको सोल्व कीजिए, 3/2 माइनस 2/3, ये ना बराबर x, यानी x निकालना है हमें। मान लीजिए वो संख्या क्या है? x है जिसको जोड़ना था, तो इसको सोल्व कीजिएगा, 3 3 9 माइनस 2 2 4, नीचे में दोनों कैल्सियम कितना 6, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? x बराबर जो यहाँ से होगा 9 4 5/6, 5/6, ये आपका राइट आंसर है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें से कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी प्लस कोस स्क्वायर डी का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, यहाँ पर क्या लिखा है? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज की विपरीत कौन? चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत
कोण पूरक होता है, विपरीत कोण पूरक होता है। इस हिसाब से देखिए ए के विपरीत कौन सा होगा, आपका सी होगा और बी के विपरीत डी होगा। ये पूरक होगा तो इन दोनों को मिला के एक और इन दोनों को मिला के एक, तो एक में एक गया 0, तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ओके, देख लीजिए। नेक्स्ट इससे कौन सा शब्द बनेगा, DEMN से, तो इससे बनेगा आपका मेंड। क्या बनेगा, MEND, मेंड। मेंड का मतलब होता है टूटी हुई वस्तु का मरम्मत करना, टूटी हुई वस्तु का मरम्मत करना, मरम्मत करना। ओके, एक शब्द बनेगा। तो पूछ रहा है कि तब शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो मेंड में अंतिम अक्षर क्या है, डी, यानी इससे हमने मेंड बनाया, उसका अंतिम अक्षर क्या है, डी। डी इज राइट आंसर है, क्योंकि मेंड एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया है कि नहीं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला हो। हालांकि सभी शब्द याद नहीं रहते हैं, ये तो हमने पढ़ा था तो हमें याद है। हालांकि कहने का मतलब 60% बच्चे देखिए नहीं समझे। नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर ही है, इसका आंसर है अजीत पाई, पढ़ लीजिएगा। हालांकि नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इसका आंसर होगा अमित त्रिपाठी। करंट अफेयर को हम छोड़ रहे हैं। ओके, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि करंट अफेयर कोई मायने नहीं रखता है पुराना करंट अफेयर अभी पढ़ने से, क्योंकि पूछा जाएगा नहीं। देखिए बी को इतना लिखा जाता है, तो सेल को कितना लिखेगा, BEAK, इसको लिखा है EIFQ, ये लिखा है। तो इसको कैसे लिखा होगा, हालांकि हम तो यहीं से बता सकते हैं। देखिए बी कितना पर 3 पर, ई कितना पर 5 पर, इसका मतलब यहाँ पर 2 बढ़ा है, तो एस में 2 को ऐड कीजिए। 2 नहीं, 2 से 3 बढ़ा है, या तो एस कितना पर 19 में, 19 में 3 जुड़िएगा कितना 22, और 22 पर क्या आता है भी, तो 1 नंबर ऑप्शन तो खत्म। 22 पे क्या आता है भी, तो 1 नंबर ऑप्शन खत्म, एक ऑप्शन तो खत्म हो गया यहाँ से। अब इन 3 ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा हो। देखिए यहाँ ई कितना पर आता है 5, आई कितना पर आता है 9, तो इसमें कितना जुटा 4, तो ए 1 पर 1 में 4 जोड़िएगा तो कितना 5, और 5 पर क्या आता है ई, तो भी ई होना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है, 2 ऑप्शन खत्म। अब एक लास्ट देखना, ए से एफ गया, ए कितना 1 पर, एफ कितना 6 पर, तो कितना बढ़ा 5 बढ़ा, तो यहाँ पर आई कितना 9 पर, 9 में 5 जोड़िएगा तो 14, तो 14 पर क्या आएगा एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है 14, VEN लास्ट में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, BER है यहाँ पर, ये नहीं सिर्फ ये वाला, तो ऐसे आप छांटते जाइएगा बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ये तो हो गया। हाँ, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ऐसे सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर सोयाबीन सबसे ज्यादा उगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, चलिए इसको कीजिए, यहाँ पर क्या करा है इसको देख लीजिए ध्यान से। आप क्वेश्चन में देखिए, पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें जीती है, पार्टी बी ने, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, पार्टी बी ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक सीटें, पार्टी बी यहाँ है किस क्षेत्र में, देखिए दक्षिण में 6 जीता है, पश्चिम में 26, पूर्व में 76, उत्तर में 86, तो इसका मतलब ये उत्तर में सबसे ज्यादा जीता है कि नहीं। नेक्स्ट
श्रृंखला इतना में दाई से सातवीं यानी इधर से सातवीं जाना है, के बाई छठी यानी इसके और इधर छठी, तो 6 और इधर जाना है, 7वां से 6 इधर यानी टोटल 13 जाना है। टोटल कितना जाना है? 13 तक जाना है इधर से, है कि नहीं। अगर हम कहते हैं कि यहाँ A B C D, A का बाई किधर होगा? B ही तो होगा। तो सेम टू सेम अगर हम यहाँ कहते हैं कि दाएं से दूसरा के बाएं दूसरा, कैसे जाते हैं? दाएं से दूसरा यहाँ पर आए, इसके बाएं यही तो आते हैं, इधर ही तो आते हैं, है कि नहीं। तो सेम इसी तरह, तो 13 लास्ट गिनना है, 7 13 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या है यहाँ पर? 3 है, तो 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट इसको मिटा दूं। ये वाला फिगर किस आकृति में मिलेगा? इसमें मिलेगा कि ये वाला डंडा इसमें नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, इसमें है। यहाँ से ये देखिए गया ऐसे, और एक डंडा सेम टू सेम मिल गया, इसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बी कहाँ पर है? ए में है, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर है, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी मास्टर कार्ड के COE यही है, चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया इसमें, इसको स्किप नहीं किया। नेक्स्ट ये भी करंट अफेयर पुराना भला ही, इसको भी कोई मतलब नहीं है पढ़िए या ना पढ़िए। तो हालांकि इसका आंसर हमें भी अभी पता नहीं है कितनी है, क्या है ना है, क्योंकि हमने छोड़ दिया था। ये मलेशिया इसका राइट आंसर है, पढ़ लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।